नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विटी के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम 2020 के लिए हिंदी पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी और गणित पेडागोजी से संबंधित 3-in-1 वीडियो। और यहाँ पर आपको कुल 45 प्रश्न मिलेंगे और तीनों ही विषय के 15-15 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। और दोस्तों ये प्रश्न जो है सीटेट एग्ज़ाम 2020 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने सेलेक्ट किए हैं। और यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आप इन तीनों के अंदर ही अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आप यहाँ पर सही हल कर पाते हैं। तो अपने आप को यहाँ पर एक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं ये 3-in-1 वीडियो आज का हमारा। दोस्तों यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है या फिर भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या थर्ड है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, फोर्थ है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए बहुभाषिकता जो होती है ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोगी होती है और एक सहायक होती है भाषा सीखने में ये। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरिलेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि बच्चे जो होते हैं विद्यालय आने से पूर्व अपनी भाषा, उनकी खुद की जो भाषा होती है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ वो होते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या मौखिक? तो देखिए भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है तो वो सांकेतिक होता है, व्याकरणिक या लिखित या मौखिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो होता है सांकेतिक, ऑप्शन फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है गणित। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, और इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा में विशेष में होती है? थर्ड है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है, या फोर्थ है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है? तो यदि हम देखते हैं तो जो यहाँ प्रश्न के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की कक्षाएं। तो कहने का मतलब कि विभिन्न जो अलग अलग विषय हैं हमारे, उनके अध्ययन और अध्यापन में भाषा जो होती है वो साधन का कार्य करती है। ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलभाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है और भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। सेकेंड है तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनि से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। थर्ड है सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, और फोर्थ है भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सुहेल जो है वो तमिल भाषी है, तो यहाँ पर हम तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसको महाप्राण ध्वनि से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सेकेंड होगा यहीं पर हमारा उत्तर। चलिए अगला है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, नकारात्मक या फिर सैद्धांतिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह अनुदेशात्मक कार्य है। ऑप्शन सेकेंड होगा हमारा उत्तर। अगला है, प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और निम्नलिखित में से किसमें प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, सेकेंड है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, थर्ड है वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, और फोर्थ है सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्द का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रवाहमयता के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसके लिए हमें विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय के मूल्यांकन है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, या थर्ड है छात्रों को मौलिक
अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। फोर्थ है छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हिंदी के मूल्यांकन में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति जो होती है उसकी आवश्यकता का मुख्य कारण क्या होता है कि छात्र को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि वहाँ पर छात्र जो बिल्कुल उसका सही उत्तर होता है, सटीक होता है, एक वाक्य, एक शब्द, रिक्त स्थान आदि के अंदर वो ही लिखता है और उसी के लिए उसको अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर छात्र को अंक देना सरल और अधिक विश्वसनीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और आप अपने ऊपर से भी ले सकते हैं इस प्रश्न को, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप कौन से प्रश्न को रटने का कार्य करते हैं। तो रटने में देखिए जहाँ बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े उत्तर होते हैं प्रश्न के, तो वहाँ पर विद्यार्थी उसको पूरा याद न करके रटने का कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न को हम क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या फिर वैकल्पिक। तो देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उन्हीं में विद्यार्थी रटने का कार्य करता है। तो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर समान लक्षण वाले अंश के कार्य एवं गुण निकलवाता है। उसके बाद उसका अभ्यास करता है और शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। अब ये विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि, प्रयोग विधि, असमवाय विधि और फोर्थ है खेल विधि। तो देखिए पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर उसके बाद उसके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य और गुण निकलवाता है। तो यहाँ पर ये जो विधि होगी ये होगी ऑप्शन सेकेंड, प्रयोग विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, सेकेंड है लोकगीतों की रसानुभूति, थर्ड है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, फोर्थ है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोकगीतों को शामिल करने का जो सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम महत्वपूर्ण है वो, तो यहाँ पर लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, सेकेंड है भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फूलती फलती है, थर्ड है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, फोर्थ है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो यहाँ पर जो कथन उचित नहीं है उसे हमें देखना है, तो वो है ऑप्शन फर्स्ट, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में से किस पक्ष में को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रत्यक्ष उपदेशात्मक कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, थर्ड है घटनाओं शहरों पदों में दोहराओ और फोर्थ है प्रतिष्ठित लेखक की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर जिसे हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो होगा कहानी कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला है, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है और यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, कैथरीन ओकनर का, स्किनर का या फिर चामस्की का? तो ये कथन दिया था कैथरीन ओकनर ने, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राय कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है और यह कथन भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित है? व्याकरण संबंधी, वर्तनी संबंधी, दृष्टि संबंधी या फिर उच्चारण संबंधी? तो देखिए बच्चे यहाँ पर व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं वो कर रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर ये भाषा संबंधी विकार व्याकरण संबंधी ही होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसका उत्तर। चलिए सेकेंड पार्ट अगला हमारा जो है वो है पर्यावरण पैडागोजी संबंधित, और यहाँ पर भी हमें 15 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग।
शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ है शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो देखिए शिक्षण में हम जो पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं हमारे शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर इसका उत्तर। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? उत्पादक एवं ऊर्जा उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, उत्पादक एवं खनिज चक्र, और फोर्थ ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परितंत्र जो होता है उसका गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के माध्यम से ही परितंत्र जो होता है वो पूरी तरह सुचारू रूप से चलता रहता है, जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और ऊर्जा का प्रवाह करते रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीम के पेड़ ने निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, सेकेंड है प्रतिजनन यौगिक एवं जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा, थर्ड है जैव उर्वरक, कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, फोर्थ है कैंसर प्रतिरोधी दवा, जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक। तो यदि हम देखते हैं तो नीम जो है जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक के रूप में इसने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ उत्तर। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, सेकेंड है विद्यार्थी को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, थर्ड है विद्यार्थी का मनोरंजन हो, या फोर्थ है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो देखिए पर्यावरण जो शिक्षा है हमारी उसका महत्व होता है हमारे पर्यावरण और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, उनको दूषित होने से बचाना। तो ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक रोचक बनाने में मदद करता है, थर्ड है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, और फोर्थ है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा कहानी कथन और जो हमारी कविताएं होती हैं पर्यावरण के अंदर, तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, क्योंकि बच्चों को कहानी और कविताओं के माध्यम से कल्पना करने का अवसर मिलता है और कल्पना शक्ति का विकास होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, उसे खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या थर्ड है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और फोर्थ है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे सुधारात्मक उपाय होगा वो होगा कि हमें उसकी अनियमितताओं के कारणों की जांच करना चाहिए कि वो अनियमित क्यों है, और उन्हें जान करके उससे सही मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? जैस ब्रूनर ने, रिचर्ड सचमैन ने, या जीन पियाजे, और फोर्थ ऑप्शन है डेविड आसुबेल ने। तो ये प्रतिपादन किया था डेविड आसुबेल ने, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारती है, या विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, थर्ड है विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी का ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में उसे खुद को सोचने, समझने और निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ हमारा उत्तर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और फोर्थ है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, थर्ड है प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, और फोर्थ है पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उद्देश्य नहीं होगा वो होगा छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। बाकी अन्य तीनों उद्देश्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास होता है इससे। या सेकेंड है, छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह में कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है। थर्ड है, छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण तथा प्रत्ययों का बोध करते हैं। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो हैं ये सभी शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? डाल्टन शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, प्रोजेक्ट विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की विशेषता मान्यता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस विषय की सहायता से हम अपने पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान या फिर ऑप्शन फोर्थ है, खगोल विज्ञान। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सभी पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी का अध्ययन हम उसी के अंतर्गत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में खेलकूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि खेलकूद पर भी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिए जाएं, खेलने के बाद विद्यार्थी को फल आदि खाने को दिए जाएं। थर्ड है, स्कूल में भी विद्यार्थी को खेलकूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए। फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी से उस विद्यार्थी की भावनाओं का विकास तीव्र हो सकता है। चलिए अगला है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है या पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है? पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है। और फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, पर्यावरण जो होता है वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों से मिलकर ही बनता है। तो यहाँ पर उत्तर भी ऑप्शन थर्ड होगा, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। चलिए अगला थर्ड पार्ट जो है कि हमारा गणित पेडागोजी संबंधित है। इसमें भी हमें 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत यहाँ पर जो होगा ऑप्शन है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग और डी है ये सभी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो गणित का जो पाठ्यक्रम होता है इसके माध्यम से बच्चे कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने के कौशल को पूर्ण करते हैं, विकसित कर लेते हैं? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या फिर ये सभी। तो देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पर बच्चे के अंदर तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति उसकी मजबूत होती है, वो विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित या फिर समाज विज्ञान? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गणित पेडागोजी के प्रश्न देख रहे हैं तो यहाँ पर उत्तर भी होगा गणित, क्योंकि गणित जो है वो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो गणितीय प्रक्रिया यहाँ पर कौन सी नहीं होगी? कंठस्थ करना, मापना, साकार कल्पना करना या फिर अनुमान लगाना? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कंठस्थ करना है वो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि गणित में कंठस्थ करने को महत्व नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना या छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना या डी है छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम गणित के अंदर विद्यार्थी को गणित विषय के प्रति प्रेरित कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों के अंदर आत्मविश्वास की भावना हमें विकसित करना चाहिए, जिससे कि उनका आत्मविश्वास मजबूत हो और वो गणित के प्रति प्रेरित हों, उसमें रुचि लें। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है, इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है?
सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि गणित यहाँ पर सभ्यता का दर्पण है, तो गणित के अंदर सांस्कृतिक मूल्य जो है ये मूल्य झलकता है। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का रिक्त स्थान है, समाज, समूह, विज्ञान या फिर डी है प्रयोग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित जो है मापन, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। ऑप्शन सी होगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। अब गणित की जो संरचना और उसकी प्रकृति है उसका एक प्रमुख गुण क्या है? अमूर्त होना, असंकेतिक होना, अक्रम होना या रसहीन होना। तो देखिए गणित की जो संरचना एवं प्रकृति होती है उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है अमूर्त प्रकृति, अमूर्त संरचना। ऑप्शन ए होगा यहाँ उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कहेंगे कि बिल्कुल गणित के अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और तार्किक सोच, इन सभी गुणों का विकास होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यह हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में या फिर आधुनिक गणित के रूप में? तो देखिए गणित की जो पाठ्य पुस्तक की सामग्री है उसका विकास होना चाहिए तर्क संगत रूप में। ऑप्शन बी होगा यहाँ उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? देखिए माध्यमिक स्तर के बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। तो विकल्प इसके लिए अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, और बी है ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति, सी है अवकलन, समाकलन और बीज गणित, और डी है अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित में माध्यमिक स्तर के बाद जो शाखाएं सम्मिलित हो जाती है वो है अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, क्योंकि हाई स्कूल स्तर पर ज्यामिति तक होता है और उसके बाद हम और भी उच्च स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर अवकलन, समाकलन भी शामिल हो जाते हैं। तो वो कक्षा 12वीं तक की बात होती है, और यहाँ पर माध्यमिक के बाद हाई स्कूल जो होता है, यहाँ पर हाई स्कूल के अंदर ये शाखाएं सम्मिलित होती है, और हायर सेकेंडरी के अंदर जो अवकलन, समाकलन होते हैं ये भी शामिल हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वंचित दृष्टिकोण पैदा करने में या डी है उपरोक्त सभी में। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गणित का जो महत्व है वो ज्ञान, कौशल, बौद्धिक आदत और वंचित दृष्टिकोण पैदा करने, इन सभी के लिए ज़रूरी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यह हमारा उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, और डी है उपरोक्त सभी। तो गणित के अंदर ये सभी जो उपागम होते हैं ये शामिल होते हैं इसके पाठ्यक्रम में, तो उत्तर भी बनेगा ये सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का समाजीकरण करने में, या बच्चों का चरित्र विकास करने में, या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का जो कारण है वो इन सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में बार बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, और यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य? तो यहाँ पर हम निदानात्मक कार्य को चुनेंगे, और छात्र किस क्षेत्र में कमज़ोर है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है, तो ये हम निदानात्मक कार्य में करेंगे। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? तो यदि हम देखें तो गणित के अंदर जो संक्रियाएं होती है, गणनाएं और सिद्धांत का अध्ययन होती है, ये यथार्थ में मानसिक, मौखिक, लिखित या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं मानसिक होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी, गणित, पर्यावरण, पैडागोजी से संबंधित 3-in-1 वीडियो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमारे साथ समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।